Periodic classification, lecture number 2. Periodic classification of elements, lecture number 2. So last lecture we have ended with Newland's octave. न्यूलैंड ने क्या बोला था? Every 8th element is having property same as first one, यानी हर 8वां एलिमेंट वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की जैसी होगी. हम लोग कुछ मेरिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव्स की मेरिट्स. दिस वाज द फर्स्ट मेरिट. क्या यूज़ किया था उन्होंने? एटॉमिक मास. उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जो बताई थी, जो उसके पहले किसी ने नहीं बताया, दैट वाज पीरियोडिसिटी. ये टर्म उन्होंने पहली बार कॉइन किया. दैट टर्म इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है? न्यूलैंड ने बताया कि एक ऐसा सिस्टम है, यानी एटॉमिक मास के हिसाब से जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ, एक ऐसा सिस्टम है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद या तो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स फिर से आ रहे थे, या वो रेगुलर एक फिक्स्ड ऑर्डर में उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही थी या प्रॉपर्टी कम हो रही थी. ऐसा कुछ पीरियोडिसिटी दिखने को मिल रहा था, यानी रेगुलर फैशन में दिख रहा था. उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी. तो ये पहली बार न्यूलैंड के ऑक्टेव में लिखा गया था कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद या तो प्रॉपर्टी सेम आती थी, या कुछ बढ़ती थी, या कुछ कम होती थी. दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी. ये हो गया मेरिट्स. नेक्स्ट इज डीमेरिट. पहली डीमेरिट क्या थी? उस समय नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था, तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, और न्यूलैंड ने अपने टेबल में नोबल गैस के लिए कोई जगह नहीं रखी थी. नो स्पेस फॉर noble gases which was not discovered. सेकेंड, ये जो उनका 8 तक जो रिपीटिशन था, हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है पहले एलिमेंट से की जैसी होती थी. दिस वॉज फॉलोड टिल कैल्शियम. वो कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ. कैल्शियम के बाद जब हैवी एलिमेंट्स आने लगे, स्ट्रोंशियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, तो ये प्रॉपर्टी फेल होने लगी. प्रॉपर्टी गॉट फेल्ड. सो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ heavy elements, the octave that doesn't follow, यानी जो ऑक्टेव वाली प्रॉपर्टी थी वो फॉलो नहीं हो रही थी. थर्ड इज, कुछ और भी एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके लिए भी उन्होंने कुछ स्पेस नहीं रखा था अपने टेबल में. यहाँ हो सकता है यहाँ कोई एलिमेंट डिस्कवर हो, उसके लिए कोई जगह या कुछ स्पेसिफिकेशन उन्होंने रखा नहीं था. नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. दिस 3 वॉज द डीमेरिट. तो ये डीमेरिट्स के कारण इनकी जो थियरी थी वो फेल हो गई. इसके बाद कौन आया? बड़े इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट आए थे, और काफ़ी अच्छे हद तक उन्होंने क्लासीफाई किया था पीरियोडिक टेबल को. दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. उससे पहले 2 टर्म अच्छे से समझ लो. व्हाट इज एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा.
फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय Z, इज डिनोटेड बाय Z। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम। सोडियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 11। सोडियम हैज़ प्रोटॉन कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? Z इज इक्वल्स टू 11। अब लिखते कैसे इसको? इसका डिनोशन इस तरीके से होता है, सोडियम एटॉमिक नंबर हमेशा ऊपर की तरफ आएगा 11। तो ये चीज़ याद रखो क्योंकि इसका भी बहुत काम आने वाला है। नोट डाउन करते जाना। नेक्स्ट एग्जांपल तो मैं क्लोरीन। क्लोरीन में प्रोटॉन कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 18। तो या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर लो या तो प्रोटॉन का नंबर लो, जो तुमको याद रहे, दैट इज वही नंबर इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17। कैसे लिखेंगे इसको? क्लोरीन लेफ्ट साइड में ऊपर 17, दिस इज एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर ये क्या होता है? इट इज द सम ऑफ total number of protons and neutrons, sum of total number of proton and neutron in an atom, sum of total number of proton and neutron in an atom। क्या है ये? सम है। किसका सम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अभी कार्बन। कार्बन में प्रोटॉन कितना होता है? कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स। उसके पास न्यूट्रॉन कितना होता है? न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 6। सो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 6 + 6 12। अभी लिखते कैसे इसको? एटॉमिक नंबर हम लोग ऊपर लिखते थे और मास नंबर कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब इसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर। तो 6 + 6 12। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज 6। तो ये हो गया कार्बन का ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास नंबर। सो अंडरस्टूड। और एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 8। न्यूट्रॉन कितना होता है? 10। सो मास नंबर कितना हो जाएगा इसका? A विल बी इक्वल्स टू 10 + 8 18। कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन यहाँ पर नीचे 18। अच्छा इसका एटॉमिक नंबर कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 8। इधर आ जाएगा 8। ये दो चीज़ याद हो गया, समझ में आ गया क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक मास नंबर। एक चीज़ और इसमें टेबल में आने वाला है, वो भी समझ लेते हैं। आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोटोप्स? ये भी पढ़ा है पहले। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर
एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, इट इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होता है, अभी हाइड्रोजन 3 टाइप का होता है, तीनों में एटॉमिक नंबर क्या है, 1 होता है, बट तीनों में मास नंबर अलग अलग होते हैं। एक में मास नंबर 1 होता है, दूसरे मास नंबर 2 होता है, तीसरे मास नंबर 3 होता है। तब ये तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट मास नंबर क्या है, अलग अलग है, इसलिए तीनों हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन 12, कार्बन 16। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। These are the isotopes. तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए। अब हम आएंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दिमित्री मेंडलीव। अभी दिमित्री मेंडलीव की कहानी थोड़ी सी अजीब है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था अपनी थियोरी, जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को एग्जिबिट किया, सेट दैट कि वो उनको सपने में आया था पीरियोडिक टेबल जो है, पूरा पीरियोडिक टेबल, यानी कौन सा एलिमेंट कहाँ होगा, इस एलिमेंट को कैसे रखना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये सब वो रात को सोते थे, उनके सपने में आता था। और जब उनके सपने में जो आता था वो उसको फिर उसी समय उठ के लिख लेते थे और सुबह उसको अरेंज करते थे। तो सपने में किसी की कोई चीज़ तभी आएगा जब वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहे। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। ये कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। पहला फीचर्स क्या है, तो उस समय टोटल जो है 63 एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर किए गए थे, एंड ही अरेंज्ड ऑल 63 एलिमेंट्स। सो अरेंज्ड all known 63 एलिमेंट्स। तो उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स नोन थे वो सबको उन्होंने अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया। अब इनके पीरियोडिक टेबल का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट था, दैट वाज अगेन क्या, एटॉमिक मास। इन्होंने भी न्यूलैंड की तरह क्या यूज किया था, एटॉमिक मास नंबर। एलिमेंट्स वेर arranged in order of increasing atomic masses। so atomic mass number के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन्होंने। अब जैसे न्यूलैंड ने कहा था कि हर 8वां एलिमेंट पहले की प्रॉपर्टी पहले से सिमिलर होती है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हर 8वां या 10वां। इन्होंने बोला है कि रेगुलर इंटरवल, यानी कौन सा इंटरवल होगा ये उन्होंने नहीं बताया, कितना नंबर नहीं बताया, उन्होंने टेबल में डिस्क्राइब किया है, आगे देखेंगे हम लोग। जस्ट ही टोल्ड दैट एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की मिलती हैं। आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल we observe elements with similar properties। elements with similar properties। मैंने क्या बोला, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है, इसी प्रॉपर्टीज हम पीरियोडिक, अभी ये रिपीट होता है, मतलब क्या हो गया वो, पीरियोडिक यानी पीरियोडिसिटी, जो हमने लास्ट न्यूलैंड में जो वर्ड कॉइन आउट किया था, पीरियोडिसिटी। इन्होंने क्या पीरियोडिसिटी के बारे में बात की।
इनकी पीरियोडिसिटी किस पे डिपेंड है? एटॉमिक मास के ऊपर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज proportional to atomic mass number। तो ये सब पॉइंट्स, ये सब उनके फीचर्स या उन्होंने बताए थे। इसके ऊपर उन्होंने क्या बनाया? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। सो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic function of their atomic masses। So Mendeleev's periodic law क्या कहता है? ये लॉ हमेशा भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, वही मार्क्स मिलेंगे। द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element is periodic function of their atomic masses। तो दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की जो भी पीरियोडिक फंक्शन है, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, वो किस पे डिपेंड करेंगे? उस एलिमेंट के एटॉमिक मास पे डिपेंड करेंगे। सो दिस इज़ अ पीरियोडिक लॉ। इसके बाद उन्होंने फिर बनाया अपना पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा आराम से बनाता हूँ टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर उस टेबल में से हम लोग समझेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट में मैंने लिखा है इधर टेबल। तो टेबल उनका स्टार्ट कैसे हुआ था? ऐसा फर्स्ट उन्होंने 8 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, 7, 8। हर ग्रुप में उन्होंने 2 कैटेगरी, 2 सब ग्रुप लगाया था, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, बी, और लास्ट ग्रुप में कोई सब ग्रुप नहीं था। अब उन्होंने पीरियड बनाया था 7, 1, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे उनके, ऐसे इस तरीके से 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। इसको उन्होंने क्या बोला? 8 ग्रुप्स बोला, 8 वर्टिकल कॉलम्स। और 7 उनके हॉरिजॉन्टल रोज थे, जिसको उन्होंने बोला पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहे हम लोग, हाँ, हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। उसमें अरेंजमेंट कैसे रखा है इन्होंने? सबसे पहले आया हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। जैसे बना रहे हो वैसे बनाना, पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सीसियम,
ऐसे जो बहुत टफ पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का, ये अब सबसे सिंपलर फॉर्म, इसको सिंपल करके हमारे सामने पेश किया गया है। नेक्स्ट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। वह है जिंक, और आएगा कैडमियम, मर्क्यूरी। नेक्स्ट था यहाँ बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम। यहाँ पर सेलेनियम, इंडियम, zirconium, lutetium। नेक्स्ट में कार्बन, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, जिरकोनियम, हैफ्नियम, पीबीलियम, तो कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन था, ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, इतने से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या किया था, 8 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया और 7 पीरियड्स में क्लासिफाई किया था। अभी क्या क्या फीचर्स थे, ये सेम ग्रुप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 ग्रुप्स थे। अभी हर एक ग्रुप में क्या था, 2 सब ग्रुप्स था, ए बी ऐसे 2 सब ग्रुप्स थे। सो फर्स्ट फीचर वाज सेम सब ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी। सेम सब ग्रुप एलिमेंट्स हैज सेम प्रॉपर्टीज, शॉर्ट में लिखते जाना। ये जो सेम सब यानी ए ग्रुप की जो एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। ये बी ग्रुप में क्या क्या है, कॉपर, सिल्वर, ऑरम यानी गोल्ड, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर अभी सेकेंड ग्रुप के फर्स्ट सब ग्रुप यानी ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो सेम सब ग्रुप एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। सेकेंड पॉइंट इज सेम ग्रुप एलिमेंट हैज सेम वैलेंसी। ध्यान रखना, सेम ग्रुप। अब सेम ग्रुप के अंदर क्या है, दोनों सब ग्रुप आ गया। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप में बात करूँ, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन लूँ, लिथियम लूँ, चाहे कॉपर लूँ या सिल्वर लूँ या गोल्ड लूँ,
इन सबके वैलेंसी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो सेम ग्रुप हैज़ सेम वैलेंसी, सेम ग्रुप हैज़ सेम वैलेंसीज। थर्ड उन्होंने क्या बोला, वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट जब हम लोग जाते हैं क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होती है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती है, यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटल बढ़ेंगे और मेटल्स कम होते जाएंगे। वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट, what happens, metal non metals, so metal से नॉन मेटल बनते जाता है। दिस इज अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, ये हो गए फीचर्स, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था। नाउ मेरिट्स, क्या क्या मेरिट्स इस पीरियोडिक टेबल से हमको मिला। पीरियोडिक टेबल आपने लिख लिया रहेगा, होप सो। मेरिट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से मेरिट्स। फर्स्ट मेरिट क्या है, इन्होंने क्या किया, पहली बार किसी ने क्या किया था, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उस समय तक उन सभी को अच्छी तरीके से ग्रुपिंग किया था, यानी अरेंज किया। सो ग्रुपिंग ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स वाज डन, ग्रुपिंग ऑफ ऑल known elements was done. सेकेंड, अब एक चीज उन्होंने, अच्छा मैं बताना भूल गया, यहाँ पर ऐसे दो, एक था एल्यूमिनियम, उसके नीचे एक मैंने डैश ड्रॉ किया था। सिमिलरली यहाँ पर सिलिकॉन बनाया था, उसके नीचे मैंने डैश ड्रॉ किया था। ये डैश क्या है, डैश ब्लैंक स्पेसेस हैं, गैप्स हैं, जो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिया था। किस लिए छोड़ा था, कि जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो यहाँ पर आएंगे। जैसे उन्हें ये उनको कैसे मालूम पड़ा होगा, जैसे एल्यूमिनियम के बाद यहाँ कुछ एलिमेंट लिखा था, तो यहाँ सिलीनियम लिखा था उन्होंने, तो इसकी प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस लगा होगा, उन्होंने सोचा हो सकता है कुछ और एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। वैसे उन्होंने बहुत सारे गैप्स छोड़े थे, तो ये उनके सेकंड मेरिट हुई। दिस इज द सेकंड मेरिट, क्या, ही हैज़ केप्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ही हैज़ केप्ट गैप्स या स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उनको मालूम था कि कुछ और एलिमेंट डिस्कवर होंगे जो उस जगह पे फिट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसके लिए गैप रखा था। अच्छा ठीक है, इसके बाद उन्होंने और ज़्यादा सोचा इसके बारे में, उन्होंने ये भी क्या किया कि जो एलिमेंट अभी नहीं डिस्कवर हुए हैं, जो होने वाले हैं डिस्कवर, उसकी प्रॉपर्टी भी उन्होंने पहले से बता दी कि ये एलिमेंट जो डिस्कवर होगा इसका ये नाम हो सकेगा। ऐसा उन्होंने एक आर्टिफिशियल नेम भी दे दिया उसका, कि इसका ये नाम होगा, इसकी ये प्रॉपर्टी होगी, इसका एटॉमिक वेट इतना होगा, इसकी डेंसिटी इतनी होगी, इसकी वैलेंसी इतनी होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा। और जब एक्चुअल में वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो वो लगभग सारी प्रॉपर्टी क्या आई, सेम आई। तो इतना आगे उन्होंने सोचा था। प्रेडिक्टेड, तो थर्ड क्या किया, उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दी थी प्रॉपर्टीज भी। predicted properties of undiscovered elements, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह छोड़ा था, अभी हमने देखा एल्यूमिनियम के नीचे जो जगह छोड़ा था उन्होंने, उसके जगह उन्होंने कहा कि यहाँ जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा उसका नाम होगा एका एल्यूमिनियम। एका इस संस्कृत वर्ड, उनके साथ में एक साइंटिस्ट थे जो उनकी संस्कृत बहुत अच्छी थी,
उससे यही वर्ड लिया गया था एका एल्यूमिनियम। बाद में उस जगह पे जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम है गैलियम। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं गैलियम। और उन्होंने एका एल्यूमिनियम की जो जो प्रॉपर्टी बताई थी वो सारी प्रॉपर्टी सेम टू सेम गैलियम में मिली। सेम एटॉमिक मास मिला, सेम डेंसिटी मिली, सेम प्रॉपर्टीज मिली। फिर सिलिकॉन के नीचे भी उन्होंने गैप छोड़ा था, उस गैप में भी उसका उन्होंने नाम दिया था, उस एलिमेंट, उस गैप में जो एलिमेंट आएगा उसका नाम उन्होंने प्रेडिक्ट किया था एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन। और जो एक्चुअल में वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसका नाम था जर्मेनियम, नाम रखा गया क्योंकि जर्मेनियम। और एका सिलिकॉन की जो जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो एटॉमिक वेट थे, जो एटॉमिक मास थे, जो डेंसिटी थी, सेम टू सेम सब जर्मेनियम से मैच कर रही थी। दिस इज द थर्ड मेरिट। नाउ मेरिट नंबर 4। अब पहले कुछ एलिमेंट्स के में बहुत डाउट थे, जैसे उसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, जैसे प्लेटिनियम और गोल्ड। तो पहले लोग सोचते थे कि प्लेटिनियम का एटॉमिक मास ज़्यादा है कंपैरेटिवली गोल्ड। बट उन्होंने अपने टेबल के हिसाब से वो बताया कि गोल्ड का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, प्लेटिनियम का एटॉमिक मास कम होता है। So corrected atomic masses of some elements. Corrected atomic masses. बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास भी उन्होंने करेक्ट किए। ये सब तो हो गए उनके मेरिट्स। अब इतनी मेरिट्स थी, उसके बाद ये फेल क्यों हो गया? फेल हो गया मतलब कुछ ना कुछ तो डिमेरिट रही होंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिमेरिट्स। डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहला डिमेरिट, पहला डिमेरिट है ग्रुपिंग ऑफ सम डिसिमिलर एलिमेंट्स। ग्रुपिंग ऑफ सम डिसिमिलर एलिमेंट। जैसे अपने अपने टेबल में देखो, जो पीरियोडिक टेबल पहले ड्रॉ किया उसमें चेक करो कि उन्होंने अरेंज किया था एक ग्रुप के अंदर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। उसी के साथ में उसी ग्रुप में और क्या रखा था उन्होंने? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये दोनों एलिमेंट्स को उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था, एक ही ग्रुप में रखा था। ये दोनों ग्रुप, यानी ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इसको इस सब उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था। बट ये तीनों की प्रॉपर्टी सेम है और इसकी सेम है, लेकिन इन तीनों की इन तीनों से ज़रा भी नहीं बनती है, यानी पूरी अलग है प्रॉपर्टीज़। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम की प्रॉपर्टीज़, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये खाली मेटल है बस, लेकिन बाकी दोनों की बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिसिमिलर है। पहला उन्होंने क्या किया? ग्रुपिंग ऑफ सम डिसिमिलर एलिमेंट्स। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया। दैट वाज द फर्स्ट डिमेरिट। सेकेंड, सिमिलर एलिमेंट्स वेर सेपरेटेड। सिमिलर एलिमेंट्स वेर सेपरेटेड। सिमिलर एलिमेंट्स वेर सेपरेटेड, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे गोल्ड, अभी गोल्ड और प्लेटिनियम, गोल्ड और प्लेटिनियम दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, दोनों की डेंसिटी, मास मास नहीं एक जैसी, डेंसिटी या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे वो लगभग एक जैसी है। बट गोल्ड था फर्स्ट पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप में, और प्लेटिनियम था 8th ग्रुप में। सो जो बहुत से ऐसे सिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, उनको उन्होंने क्या किया? सेपरेट कर दिया। पहले का फर्स्ट डिमेरिट क्या था कि डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ में रख दिए थे, और दूसरी डिमेरिट क्या होगी? सिमिलर एलिमेंट्स को उन्होंने दूर दूर भगा दिया। थर्ड डिमेरिट। अभी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक मास के ऊपर।
मतलब जैसे मैं बोलूँ अगर किसी एलिमेंट का ए है एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास 1 है, और बी है उसका एटॉमिक मास 2 है, सी है उसका एटॉमिक मास 3 है, तो वह ए बी सी तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए, तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ए बी सी तीनों का पोजीशन क्या होगा, अलग अलग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अलग अलग होगा। तो वैसे ही आइसोटोप्स अभी हमने पढ़ा, क्या आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। सो आइसोटोप्स को अब मैग्नेटिक पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सारे आइसोटोप्स को अलग अलग जगह मिलने चाहिए थे। जैसे मैं बोलूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 16 मास के ऊपर डिपेंड रखा, तो ऑक्सीजन 16 को अलग जगह मिलना चाहिए, ऑक्सीजन 18 को अलग जगह मिलना चाहिए। बीच में 17 आता है, यानी क्लोरीन 17 वाला जो मास होगा बीच में वो एलिमेंट आएगा। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन को 3 जगह मिलना चाहिए, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने सारे आइसोटोप्स को एक ही जगह पे रखा था। ये क्या हो गया, उन्होंने अपने रूल को डिसफॉलो किया, अपने रूल को ही फॉलो नहीं किया। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आइसोटोप्स कुड नॉट बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। Isotopes should have different positions, but he didn't give that। आइसोटोप्स के पोजीशन क्या होने चाहिए थे, अलग अलग होने चाहिए थे, क्योंकि उसके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। बट उन्होंने क्या किया था, सारे आइसोटोप्स को एक ही जगह पे रख दिया था। डेट वॉज थर्ड डिमेरिट। फोर्थ डिमेरिट आता है फोर्थ इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट डिफाइंड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not well explained। ये अभी तक नहीं हो पाया है एक्सप्लेन। एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। सो उनके टेबल में भी हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ मिलती थी, इसलिए उन्होंने क्या रख दिया, उसके साथ रख दिया। बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, हैलोजन्स यानी जो फ्लोरीन क्लोरीन ग्रुप ब्रोमीन वाला जो एलिमेंट है उसके साथ भी मिलती है। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि ये इसके साथ जाएगा कि इसके साथ जाएगा। सो हाइड्रोजन पोजीशन वाज नॉट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन। ये था फोर्थ डिमेरिट। फिफ्थ डिमेरिट था एनामोलस पैर, उसको हम लोग बोलते हैं। बट ऐसे याद रखो, जैसे ये था कोबाल्ट और निकल को लेकर के, कोबाल्ट एंड निकल। अब कोबाल्ट क्या है, वो उसका एटॉमिक मास निकल से ज़्यादा है। बट उन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट को पहले रखा, कोबाल्ट को बाद में रखा, निकल को पहले रखा। कोबाल्ट इज हैवियर देन निकल। उसके हिसाब से कोबाल्ट कहाँ आना चाहिए, पहले निकल आना चाहिए फिर कोबाल्ट आना चाहिए। बट उन्होंने क्या किया था, बट निकल was given but nickel was placed before cobalt in his table। तो क्या किया उन्होंने, अपनी प्रॉपर्टी को फिर से फेल कर दिया। उनकी प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को रखेंगे, पहले कम उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। बट यहाँ पर उन्होंने क्या गलती कर दी कि जो ज़्यादा वाला है उसको पहले रख दिया और पहले वाले को बाद में रख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। अगर इसको उसको उधर कर देते तो उसके साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं होती। बट इससे क्वेश्चन पूछा गया तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये 5 क्या थी, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Understood?